देखिए, हम पढ़ेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। कहता है कि प्राचीन काल में व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। कहाँ तक था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था प्राचीन काल में व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। स्थानीय बाजार मतलब जैसे कि किसान है, सब्जी लेके आता है, उगाता है और स्थानीय बाजार में ही वो सामान बेच देता है। पर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, वो दूर और परिवहन का विकास हुआ, लोग दूर दराज जाने लगे और सामान को बेचने लगे। इससे फायदा ये होता था कि जो स्थानीय जगह की चीजें दूर चली जाती थी और वहां पे जो उत्पादन होता था वो हम साथ में लेके अपने साथ आ जाते थे, तो ले जाते भी थे और सामान को लेकर आते भी थे। इससे क्या हुआ, एक व्यापार का दृष्टिकोण खड़ा हुआ। तो कहता है कि धीरे धीरे लंबी दूरी का व्यापार विकसित हुआ परिवहन के विकास के साथ, जिनसे सिल्क रूट एक उदाहरण है। सिल्क रूट वो रूट है जो कि आपका चाइना से वियतनाम होते हुए, बर्मा होते हुए, भारत होते हुए, ईरान, इराक होते हुए लोग का यूरोप तक जाते थे। तो कहता है यह मार्ग कितना लंबा था? 6000 किलोमीटर लंबा था, जो रोम को चीन से जोड़ता था। यानी यूरोप और जो चाइना में जो व्यापार होते थे वो सिल्क रोड के माध्यम से होते थे। और कहता है व्यापारियों ने इस मार्ग से चीनी रेशम, रोमन ऊन, धातु आदि परिवहन किया। बाद में समुद्र और महासागरीय मार्ग की खोज हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। ये आपका जो पॉइंट है वो ये बताता है कि जो शुरुआत में व्यापार किस तरीके से विकसित हुआ। दूसरा कार्य कि 15वीं शताब्दी आते आते दास व्यापार का उदय हुआ और जिसमें पुर्तगालियों, डच, स्पेन, अंग्रेज इन निवासियों ने, कहता है कि अफ्रीका के जो मूल निवासी थे इनको ये लोग पकड़ के ना जबरदस्ती इनसे काम करवाते थे। जब अमेरिका की खोज हुई, ये 15वीं शताब्दी की बात है, जैसे कि आपको पता है कि जो भारत से मजदूर लेके जाते थे ये लोग इंडोनेशिया वगैरह में और वहाँ पे जबरदस्ती काम करवाते थे, तो ये दास प्रथा की पद्धति चालू हुई। तो कहता है कि दास व्यापार ने भी क्या किया, अब महासागर में आपको जाना है, समुद्र में जाना है, तो जाने के लिए इन्हें एक आदमियों की जरूरत थी। तो वो लोग कौन थे? स्थानीय लोग हुआ करते थे। तो कहता था उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक देशों ने कच्चे माल के लिए आयात और निर्यात की वजह से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हुआ, बढ़ा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन श्रम विभाजन में विशेषता का परिणाम है। यह तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है जो व्यापार भागीदार के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद है। कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था पहली शुरुआत में सभ्यता के साथ साथ वो चीन को रोम से जोड़ता था और व्यापार होते थे। चीन का जो भी सामान उत्पादन होता था वो रोम जाता था, रोम का जो भी सामान उत्पादन होता था वो चीन जाता था। भारत उसमें बीच, भारत, ईरान, इराक, वियतनाम ये बीच में पड़ते थे और इनमें बड़े बड़े शहर भी विकसित हुए इन्हीं व्यापारों की वजह से। तीसरी बात होती है कि कहता है कि 15वीं शताब्दी में जब खोज प्रक्रिया शुरू हुई तो पुर्तगाली, डच ये लोग समुद्र के माध्यम से दूसरे देश, महाद्वीप वगैरह खोजते थे। तो कहता है कि इस खोज के लिए उन्हें क्या चाहिए, आदमी चाहिए होते थे। तो ये अफ्रीकन को पकड़ लिया करते थे। अफ्रीकन को ले जाकर इन्होंने अमेरिका में बसा दिया, वहाँ पे इनसे खेती कराई। कुछ भारतीय लोग जो थे, आपको पता है कि वो मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से बिहारी मजदूरों को यहाँ से ले जाया गया और मॉरिशस में वहाँ पे खेती करवाई गई और वो वहीं पर बस गए
और भोजपुरी वहाँ पे बोलते हैं। तो कहता है किस तरीके से व्यापार के माध्यम से संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। तीसरी बात कहता है कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के वजह से कच्चे मालों की डिमांड बढ़ी और लोगों ने क्या किया, औद्योगिक व्यापार, विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया। हेलो, इसको लिख लीजिए इस पॉइंट्स को, और नहीं है तो इसको नेट पे डाल दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। वहीं पे फोटो खींच लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं। आप डाल ही दीजिएगा। नहीं, मैं डाल दूंगा ना। अब देखिए, दूसरी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फायदे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जानते हैं, मैं जब बोलता हूँ ना तो अपनी आवाज़ सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत सारी गलतियाँ पता चलती है। फायदे, फायदे थोड़ी तो फायदे, फायदे यहाँ का ना टंग सब देखिए। अब आप आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 चीजों पर निर्भर करता है। अरे इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा ना, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना ना, कहाँ पे YouTube पे डालेंगे ना तो स्क्रीनशॉट, हाँ तब क्या स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां पर सब डालूंगा मैं। अभी सुनिए आप, देखिएगा। हेलो, देखिए आप लोग के पास बड़े हंसने का समय, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बता दो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन कारणों से होता है, क्या किस वजह से एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संसाधनों के अंतर में होता है, यानी एक देश में क्या, जैसे कि सऊदी अरेबिया में पेट्रोल होता है, भारत में सब्जी होता है, चावल होता है, कृषि आधारित क्षेत्र होता है। वहां पे कृषि आधारित क्षेत्र नहीं है तो वो हमें पेट्रोल देगा और हम उसे कृषि आधारित सामान देंगे। तो कहता है कि संसाधनों की कमी की वजह से अंतर होता है, इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कहता है दुनिया में संसाधन क्या है, असमान रूप से वितरित है, यानी कहीं पे कोई सामान मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, सब जगह सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहता है इसी के अंतर की वजह से भूविज्ञानिक, खनिज, संसाधन और जलवायु को संदर्भ में करते हैं। कहता है खनिज, कहीं पर कोयला मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, क्लाइमेट कंडीशन, जलवायु की वजह से कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है। कहता है इन सब की वजह से सब में अंतर आ रहे हैं। इसी अंतर की वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कहता है भूविज्ञानिक संरचना, इसका अर्थ है राहत सुविधाएं, भूमि का प्रकार जैसे उपजाऊ, पहाड़ी, राई, तराई, कृषि, पर्यटन, अन्य गतिविधियों का समर्थन करती है। कहता है भूमि जो संरचनाएं हर जगह अलग है, जैसे राजस्थान में जाओगे पूरा रेत रेत है, ठीक है। आप बिहार में आ जाओ पूरा नदियों से घिरा हुआ है, आप समुद्र के किनारे चले जाओ पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो कहता है जो भूमि संरचना है पहाड़ पे अलग तरह का है, पूरा पहाड़ है, ठीक है। पठार पे चले जाओगे तो पूरा आपको चट्टान मिलेगा। तो कहता है अलग अलग भूमि संरचना की वजह से भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तीसरा बात खनिज संसाधन, कहता है खनिज से समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे जो व्यापार की ओर जाता है। कहता है जहाँ पे कोयला है वहाँ पे आपको वाजिब सी बात है बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप होंगी। जहाँ पे आयरन मिल रहा है वहाँ पर क्या होगा, आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप होगी, जैसे टाटा, जमशेदपुर, राउरकेला, उड़ीसा में। जलवायु, कहता है एक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति और जीवों को कई प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, उनका उत्पादन ज्यादा होगा, और कोक, रबर, केले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होंगे, भारत जो जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है क्षेत्र, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि
इक्वेटर मैंने बताया था ना, भूमध्य जो होता है ना, इक्वेटर वाले जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र, इनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, गर्मी आती है, तो वहाँ पे कोक, रबर, ये सारे चीज हम देखिए रबर वगैरह वहीं से मंगाते हैं, ठीक है, कॉफी वगैरह। और जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है हम वहाँ पे बेचते हैं। अब जैसे देखिए गरम मसाला, इलायची वगैरह हम केरल से मंगाते हैं कि नहीं? इधर नहीं होता है। कहते हैं जनसंख्या भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा कारक है। क्यों? आपके यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप दूसरे देशों से सामान आपके यहाँ उत्पादन हो तो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो हर चीज़ महंगी होगी, तो आप दूसरे देश से क्या करोगे? खरीद के मंगाओगे। तीसरा बात होता है संस्कृति कारक। संस्कृति की वजह से भी क्या होता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, ब्रोच, ईरान की कला, इंडोनेशिया के बॉटिक कपड़े, यहाँ मधुबनी पेंटिंग। आपको जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं ना, प्लेट्स वगैरह में, तो हम क्या चाइना से मंगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्तन हुए वगैरह। तो कहते हैं आर्ट और कल्चर भी क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होते हैं? योगदान देते हैं। जैसे हमें किसी चाइना की तरह कपड़े पहनने हैं, चाहे बांग्लादेशी की तरह कपड़े पहनने हैं, चाहे आपको साड़ी, जैसे ये क्या कहते हैं काजीपुरम साड़ी होते हैं, जिसको महिलाएं बहुत पहनती है, तो वो साड़ी क्या होगी? आपको उस देश से मंगानी पड़ेगी। तो जहाँ पे जो चीज़ उत्पादन हो रहा है आप उस देश से आप क्या करोगे? मंगाओगे। जैसे फैशन में क्या फ्रांस सबसे एडवांस है, तो मैक्सिमम जो चीज़ फैशन की जो चीज़ें आती है हम वहीं की फॉलो करते हैं, तो वहाँ की फॉलो करेंगे तो संस्कृति भी तो साथ में आएगी। अब कहता है अंतर्राष्ट्रीय विकास के चरण। कहता है कि जैसे जैसे आप में औद्योगिक विकास बढ़ता चला जाएगा, आपके देश में मशीन से उत्पादन होगा, तो कच्चे मालों की आपको जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, और क्या करोगे? आप दूसरे देशों की सामान मंगाओगे, ठीक है। तीसरा विनिवेश की अधिकता। अगर जैसे देखिए भारत में, जैसे बिहार में ही मान लीजिए कि यहाँ पे चाय का उत्पादन खूब हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे देश के लोग आएंगे और यहाँ पे चाय की फैक्ट्री डालेंगे। आप नहीं डालेंगे, वो डालेंगे, चाय की फैक्ट्री डालेंगे और क्या करेंगे? चाय को दूसरे देश में बेचेंगे। खेती आप कर रहे हैं, चाय की फैक्ट्री कोई और डाल रहा है, तो कोई और भी निवेश कर रहा है ना, बाहर के लोग भी निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि बहुत सारे भारतीयों ने चाइना में जाकर क्या कर लिया है? फैक्ट्री खोल लिया है, अपने देश में नहीं खोला। तो कहता है तीसरा, पुराने समय में परिवहन के अभाव की वजह से ही व्यापार क्या था? कम या ज्यादा रहा होगा। इसीलिए इस चैप्टर से पहले क्या है? परिवहन पढ़ना है। अब समझ में आया? पर इस चैप्टर को पहले रखना चाहिए, तब परिवहन को रखना चाहिए। अब कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहलू। अंतर्राष्ट्रीय प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यापार की मात्रा, व्यापार की संरचना, व्यापार की दिशा। कहता है व्यापार की मात्रा, इसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के रूप में मापा जाता है, यानी मात्रा को मापा जाता है, उनके मूल्यों को। जैसे है देखिए, जैसे हम जैसे कोई आप सामान मंगाते हो, कहते हो मुझे 1 लाख की रुपया चाहिए का सामान चाहिए, चाहे तू 1 ट्रक दे चाहे 10 ट्रक दे। आप सब्जी जाते हो ना, कहते भैया ये 10 रुपया है, जितना गोभी होगा डाल दे। कहता नहीं 5 किलो देता नहीं, 30 रुपया में। अरे हमारा 10 रुपया का चाहिए, है ना, 10 रुपया का मुझे चाहिए, बात समझे। तो यहाँ पे सब चीजों का क्या होता है? मापन किस चीज से होता है? ट्रेंड किए गए सामानों का मांग बार वॉल्यूम बनता है, यानी वस्तुओं को किसके रूप में माना जाता है? मूल्य के रूप में मापा जाता है। व्यापार की संरचना, प्राथमिक सामान कुल व्यापार वाले सामान से अधिक थे। अब इसको हटा दीजिए। व्यापार की दशा,
कहता है पहले मूल्यवान वस्तुओं और कलाकृत वस्तुओं को विकसित देश द्वारा यूरोपीय देशों में निर्यात किया गया। बाद में कहता है कि जो व्यापार की जो दिशा है, देखिएगा व्यापार की दिशा जैसे कि अगर हम चाइना को सप्लाई करेंगे तो क्या सप्लाई करेंगे, कुछ नहीं। और चाइना हमें क्या सप्लाई कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कर रहा है ना, ठीक। अब हम सऊदी अरेबिया को करेंगे तो वो हमें पेट्रोल देगा और हम उसे क्या देंगे, कृषि आधारित सामान देंगे, ठीक है। अगर हमें अमेरिका के इजराइल के साथ करते हैं तो इजराइल हमें क्या देता है, टेक्नोलॉजी देता है। इंडिया को आज इंडिया पूरे विश्व में खड़ा है तो इजराइल की वजह से खड़ा है, ना कि अमेरिका की वजह से, और अमेरिका भी इजराइल की वजह से ही खड़ा है। तो कहता है कि वो हमें टेक्नोलॉजी देगा, वो हमें सही चीज बताएगा। तो एक व्यापार की दिशा तय होती है कि नहीं, कि मैं आपको क्या दे रहा हूं और आप मुझे क्या दे रहे हैं। यहाँ पे तो भी तो व्यापार है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप मुझे ट्यूशन फी दे रहे हैं। तो कहता है कि ये क्या करता है, ये ट्रेंड को डिसाइड करता है, ठीक। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहता है दो प्रकार के होते हैं, एक द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफा, जैसे हम सऊदी अरेबिया से पेट्रोल खरीदते हैं और वो हमसे एग्रीकल्चर गुड्स खरीदता है। कहता है बहुपक्षीय व्यापार अमेरिका से या हम उससे टेक्नोलॉजी लेते हैं, या जापान की बात करते हैं, हम उससे गाड़ी भी खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं, और साथ में हम अपना रॉ मटेरियल उसे बेचते हैं। जैसे जापान में अपना कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब है कि जापान में वहाँ उस देश में ना लोहा होता है, ना कोयला है, कुछ भी नहीं है, पर वो सबसे इंडस्ट्रियल देश है। तो हाँ, लोहा कोयला वगैरह वो जापान में कहाँ से जाता है, भारत से जाता है। तो क्या हो गया, मल्टी पर्पस हो गया, यानी हम एक देश ही वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर गुड्स भी खरीद रहा है, उससे टेक्नोलॉजी भी खरीद रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। इनमें एक और होता है एक पक्षीय व्यापार, जैसे कि हम चाइना के साथ सिर्फ हम एक ही देश से ले रहे हैं, उसको हम दूसरा चीज सामान बेच ही नहीं पा रहे। तो आज हमारे चाइना के साथ वही स्थिति हो गई है, जितना हमें चाइना से सामान खरीदते हैं उतना उसको बेचते नहीं है। अब कहता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार संतुलन वो है जिसमें कहता है कि आयात और निर्यात जब बराबर होगा तो क्या होगा, व्यापार का संतुलन होगा। जब आयात मतलब आपके देश में सामान आता है तो पैसा जाएगा, और कहता है कि जब निर्यात करेंगे तो पैसा आएगा। तो कहता है कि पैसा का आना और जाना अगर बराबर है तो हम उसे कहेंगे व्यापार संतुलन। अगर निर्यात हम ज्यादा कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो यानी आपके यहां से पैसा क्या हो रहा है, रुपीस क्या हो रहा है, वो आपके यहां से जा रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब पैसा आपके यहां से जाएगा तो वो क्या होगा, घाटा होगा आपके लिए। तो वो क्या होगा, घाटा, आपके लिए लॉस होगा। अगर यही सेम अगर आपके यहां मैंने उल्टा पढ़ा दिया, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ सामान क्या आ रहा है, मतलब आना, इनकम, यानी यहाँ पे आपके यहाँ सामान आ रहा है और सामान आएगा तो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो आपके देश से जाएगा, और आप सबका पैसा आपके देश से जाएगा तो वो क्या होगा, घाटे की स्थिति होगी। तो इसे कहेंगे डेफिसिट। क्या कहेंगे, डेफिसिट, यानी घाटे का व्यापार, घाटे का व्यापार। पर जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो आप दूसरे देश में सामान बेचेंगे तो आपके पास इनकम आएगा, और ये क्या होगा, घाटा का सौदा नहीं होगा, आप फायदे का
तो कह रहा है एक देश दूसरे देशों में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा के संदर्भ में बात करता है। कहता है व्यापार के अनुकूल संतुलन का मतलब है निर्यात का मूल्य उसके आयात से अधिक होना। देखिए यहाँ पे अनुकूल संतुलन यानी अगर संतुलन क्या देश के फेवर में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, आप निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। अगर व्यापार का प्रतिकूल संतुलन, प्रतिकूल यानी आपके फेवर में है तो एक्सपोर्ट आप क्या करेंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे। तो कह रहे भुगतान संतुलन किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो कहता है भुगतान संतुलन यानी कहता है कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो क्या होगा, कहता है कि जो संतुलन है, जो भुगतान संतुलन है, जितना आप कमा रहे हैं उतना ही खर्चा है तो आपके लिए अच्छी बात है ना, फेवरेबल है। अब कहता है दूसरा पॉइंट, मुक्त व्यापार के लिए मामला। देखिए मुक्त व्यापार का मतलब है ये आपका WTO से है, किससे है, WTO विश्व व्यापार। कहता है मुक्त व्यापार के का मामला है, इसमें हम पढ़ते हैं कि देखिए मुक्त व्यापार को मुक्त कर दो, किससे, बंधनों से, यानी व्यापार पे कोई नियम कानून नहीं हो। इसका मतलब यह है कि एक देश में आप अगर हम सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदे तो बड़े आराम से पेट्रोल खरीदते, अगर हम उसे चावल गेहूं अगर निर्यात करें तो बड़े आराम से निर्यात करें। पर अगर हम चावल दाल उसके यहाँ निर्यात कर रहे हैं और 50 रुपये की चीज हमारे देश में हम उसे 200 में बेचे तो ये भी तो गलत है। हम अपने देश की घरेलू जो सामान उत्पादन कर रहे हैं उसको 5 गुना 6 गुना रेट में दूसरे देश को दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो कहता है और तो इसीलिए क्या बना, मुक्त व्यापार बना। अब इसको समझिए, मुक्त व्यापार उदारीकरण है, क्या है, लिबरल हो जाइए, यानी आप हमारे यहाँ सामान बेचिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, जैसे कि इंडिया चाइना के लिए करता है। हम अभी भी क्या हुए, अगर आज हम स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं मोबाइल वगैरह कुछ नहीं आएगा चाइना से, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम देखेंगे तो क्या होगा, चाइना को बहुत नुकसान होगा। तो हमने व्यापार उदारीकरण अर्थव्यवस्था का उद्घाटन का कार्य है ताकि व्यापार हो, या व्यापार बाधाओं को कम करने के द्वारा किया जाता है। लेकिन व्यापार उदारीकरण प्रतिस्पर्धा का कारण बनता है और डंपिंग का कारण बन सकता है। डंपिंग दो देशों में, अब कहता है कि देखिए यहाँ पे दो बात आती है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन, इसका मतलब है कि हम जो लॉ है व्यापार से संबंधित जो नियम कानून है हम उसको क्या कर दें, ज्यादा स्ट्रांग ना बनाए, इस तरीके से बनाए कि दोनों देश एक दूसरे पे व्यापार कर सके। ठीक, यानी व्यापार को लॉ से क्या कर दे, ठीक है, WTO की वजह से। अब कहता है कि ये किसी देश के लिए फायदेमंद रहता है और किसी देश के लिए घाटा भी इसमें होता है। कहता है उन्होंने यह भी तर्क दिए कि देखिए जो WTO है वो स्वास्थ्य, हेल्थ, लेबर के अधिकारों को और बाल श्रम और पर्यावरण, कहता है कि WTO है, इंडस्ट्री की बात करता है, ठीक है। तो कहता है कि जो इंडस्ट्री है, क्योंकि व्यापार की बात करता है, तो कहता है ना कि जब आप व्यापार आज, तो कहता है कि इसी तरीके से जैसे गुट बन गया, फर्स्ट गुट बन गया, उसी तरीके से बहुत 3-4 लोग आपस में मिलकर एक संघ बना लेते हैं, व्यापार संघ बना लेते हैं। वैसे ही कुछ देश आपस में मिलकर एक क्या बना लेते हैं, व्यापार संघ बना लेते हैं, जिनमें उनका उद्देश्य सेम होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। जैसे कि ओपेक, जैसे कि आपका एशियान देश, एशियान है,
एशियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है और इंडोनेशिया में है। इसके देश कौन कौन से हैं? ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, फिलीपीन। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट